ऐसे ही का तमाम ये संबोधिमाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो, और इन तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए पवन जी के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें। उससे पहले आपको फटाफट हम ये बता देते हैं कि आज के मनी सेंट्रल में हम कौन से मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करने वाले हैं, किन महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने वाले हैं, नजर डालते हैं सबसे पहले ऑन द शो पर। सेबी के नए निवेश प्रोडक्ट में क्या कुछ नया है? जी हाँ, कल सेबी की बैठक थी, क्या कुछ मामले निकल करके आए हैं और नया निवेश प्रोडक्ट की बला क्या है, इसके बारे में बातचीत होगी। गोल्ड लोन में क्या गड़बड़ कर रहे हैं बैंक, इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ने लगे हैं रोजगार। आसियान एफटीए पर क्या बोले हैं वाणिज्य मंत्री, इस पर भी हम करेंगे विस्तार पूर्वक बातचीत। और इन सब के साथ ही साइबर फ्रॉड पर होगी सबसे बड़ी कार्रवाई। इसको लेकर के हम लगातार जो है हम बातचीत कर रहे हैं साइबर फ्रॉड को लेकर के कि आखिर में ये कैसे इस पर लगाम लगेगी, लेकिन अब बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। क्या है डिटेल्स, अब से थोड़ी देर में बातचीत। और आखिर में बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंकों से क्या चाहता है आरबीआई, तो इस पर खबर कर भी होगी विस्तार पूर्वक चर्चा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे साइबर क्राइम से जुड़ी हुई खबर के साथ। साइबर फ्रॉड्स पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। टेलीकॉम मंत्रालय ने उच्च स्तरीय मंत्री समूह को बताया है कि 2.17 करोड़ ऐसे मोबाइल कनेक्शन को बंद किया जाएगा जो या तो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी हुए हैं या फिर उनका इस्तेमाल साइबर अपराध में हो रहा है। मोबाइल कनेक्शन के अलावा 2.25 लाख से ज़्यादा मोबाइल हैंडसेट को भी ब्लॉक किया जाएगा। सर, ये बड़ी कार्रवाई है, लेकिन क्या ये पर्याप्त होगी? क्योंकि सरकार की तमाम कोशिशें साइबर फ्रॉड्स को रोकने की अब तक विफल रही हैं। और क्या वजह मानते हैं आपकी, मतलब जो है इस मामले में हम जो है अभी भी जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं उससे हमारी जो एजेंसीज हैं वो थोड़ी पीछे रहती हैं? दरअसल है क्या विपुल की जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसमें दो तीन मुश्किलें आती हैं एजेंसीज के पास। उस पर एक तो जीरो इन करना, सही रिपोर्टिंग क्या है, कहाँ से कॉल आ रहे हैं, और किस तरह का साइबर क्राइम है। एक तो धीरे 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 हम लोग इस पे एक्सपर्टीज डेवलप कर रहे हैं। इस तरह से डील करने का हमारा जो एक एक एवलांच की तरह से जो एक वो आया है, केसेस देखेंगे साइबर क्राइम में, वो उसमें दिनों दिन हम लोग जो हमारी जो एजेंसियां हैं उनके जो लोग हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुएट हो रहे हैं, धीरे धीरे उसमें मैच्योर हो रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि 2 करोड़ कनेक्शन बंद करने की बात, देखिए ज्यादातर इसमें से, और ज्यादातर अगर नहीं कहेंगे कम से कम एक मेजर चंक ऐसा है जो यहाँ के नंबर हैं लेकिन वो विदेश की धरती से ऑपरेट करते हैं। और जब अभी आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 500 से 600 करोड़ रुपए के साइबर क्राइम हुए जिसमें लोगों ने इतने रुपए डुबो दिए। आप देखते हैं कॉल कहीं से आ रहा है, 10 तरह की इस पे एक पूरी सीरीज बन चुकी है जामताड़ा करके, आप जैसे लोग देख चुके होंगे। बिल्कुल। तो ये सरकार की लगातार चिंता का विषय है। इस पे टुकड़ों में सरकार कार्रवाई करती रही है। जैसे मार्च में भी करीब आप लगा लीजिए लाखों ऐसे नंबर हैं जो बंद हुए। लेकिन इस बार जो जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं वो नंबर बहुत बड़ा है, और ज्यादातर इसमें से जो नंबर ऑपरेट करते हैं वो साउथ ईस्ट एशिया के देशों से ऑपरेट करते हैं। वहां की एजेंसियों के साथ मिलके, यहाँ की एजेंसियों के साथ मिलके, देखिए काम बेसिकली इस पे कार्रवाई करने का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। इससे कोई लेना देना नहीं है। अब होम मिनिस्ट्री जब संचार मंत्रालय से संपर्क में आके कोऑर्डिनेशन में ये एक्शन लेती है तब जाके हम सब लोग जानते हैं कि इस पे एक्शन हुआ। ज्यादातर हम जो कह रहे थे आपको कि ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया से ऑपरेट करते हैं, तो ये मेजर कर्व है, मेजर एक तरह से कहें तो उस पे चोट है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके लिए ये कदम पर्याप्त तो नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक डेटरेंट का काम करेगा और काफी हद तक उसमें सफलता की उम्मीद की जा सकती है। जी, चलिए, तो इस बीच तो उम्मीद करके चले सर कि थोड़ा सा मतलब इस मामले पे अब रोक लगती हुई दिखाई देगी, क्योंकि
जिस तरीके से इस मामले को लेकर के, जैसे आपने बताया, जो अमाउंट बताया काफ़ी बड़ा था, तो जो सख्ती की जा रही है उसका असर देखने को मिलेगा, ये उम्मीद कर सकते हैं। देखिए क्या है कि अब क्राइम करने वाले क्या करते हैं, आप जानते हैं कि तू डाल डाल में पात पात। अब यह है कि यहीं पे बैठा दिल्ली में आप लोग बैठे हैं, आपसे 6 किलोमीटर दूर बैठा एक बहुत बड़ा सेंटर है। आपको ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग आपकी बातचीत हो जाए। जी। दुनिया भर के क्राइम हरियाणा में नू इलाके से होता है। हर तरह के साइबर क्राइम, आप एक वो ऐसा जगह है जहां पे ऐसा, वहां पे पुलिस नहीं जा सकती। आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करके देखिए, एफआईआर करा के देखिए, पुलिस जाना नहीं चाहती वहां पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत हद तक इस देश में भी बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहां से इस तरह के केसेस को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि इतने बड़े नंबर में 2 करोड़ नंबर अगर सरकार उसको इनवैलिड ब्लॉक करेगी, उसके अलावा मोबाइल फोन्स को ब्लॉक किया जाएगा, तो मैं ये समझता हूं कि काफी हद तक साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। जी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच स्मॉल फाइनेंस बैंकों की तरफ से महंगी दरों पर लिए जा रहे डिपॉजिट को लेकर के रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जी ने आगाह किया है। उन्होंने कहा कि स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए लाइसेंसिंग इसलिए बांटे गए हैं ताकि उन लोगों तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाई जा सकें जो अभी तक उससे अछूते हैं। लेकिन अधिकतर स्मॉल फाइनेंस बैंक महंगी दरों पर डिपॉजिट लेकर के कर्ज और भी महंगा बांट रहे हैं। तो ये इंडिकेशन सर, ये इशारे में जो बात कही गई है या स्पष्ट रूप से बात कही गई है कि जिन उद्देश्य के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंकों का सृजन किया गया था वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं, इसके मायने क्या निकाले जाए? एक ऐसा करते हैं विपुल कि हम लोग उल्टी प्लानिंग करते हैं। हम पहले आपको ये बताते हैं कि देखिए यूनिवर्सल बैंक, जब ये हुआ कि यूनिवर्सल बैंक के पैरेलल में स्मॉल फाइनेंस बैंक लाएंगे, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जो अनबैंक्ड हैं, जो अंडर बैंक्ड हैं, जिनको जरूरत है, बैंक उनको सर्व नहीं कर पा रहा है। जो यूनिवर्सल बैंकिंग से पॉसिबल नहीं हो रहा है, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड बैंकिंग लाएंगे जिसको इन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक कहा, जिसके लिए छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर, स्मॉल और मीडियम क्लास की जो इंडस्ट्रीज हैं उसको बढ़ावा मिले। उसकी जगह पे हुआ क्या है कि जब से इसकी उत्पत्ति हुई इस तरह के बैंक की, तो हम ये देख रहे हैं कि हर तरह के जितने फाइनेंशियल स्मॉल फाइनेंस बैंक है विपुल, सब में यूनिवर्सल बैंक जी जल्दी है। उसके चक्कर में देखिए क्या, और अब हम आ रहे हैं जो प्रॉब्लम आपने बताया, उस प्रॉब्लम पे अब हम आते हैं। तो इस होड़ में क्या हो रहा है कि जो बैंक है, जैसे उसमें है कि साहब आपको इतना करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, इतने आपके पास आपका एनपीए इस तरह से होना चाहिए, उसका एक लिमिट है। तो उसमें क्या हो पा रहा है कि जो जितने सारे बैंक्स हैं वो सब उसकी होड़ में ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, और वो एक्सपेंड करने के चक्कर में स्मॉल फाइनेंस में क्या करते हैं कि इंस्टीट्यूशन से और इवन अदरवाइज भी क्या करते हैं, हाई कॉस्ट पे आप एक सर्टेन टर्म के लिए आप डिपॉजिट लेते हैं जिसपे आपका खर्चा बहुत ज्यादा है। तो जब डिपॉजिट पे आपका खर्चा ज्यादा है तो होता क्या है कि आप जो इंटरेस्ट देते हैं उस पर आप ज्यादा चार्ज करते हैं। तो मैं पर्सनली आप मुझसे पूछिएगा तो ये बड़ी खतरनाक सी प्रवृत्ति है। आप 10 साल भी नहीं हुए हैं इसको आए हुए स्मॉल फाइनेंस बैंक को, अगर इनका एक्सपेंशन आप देखिएगा, क्रेडिट कार्ड में, आप डिपॉजिट में, आप कहें तो इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट रेट पे जो लोन देने में, इसमें इनका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ है। तो जो डेप्यूटी गवर्नर ने इस तरफ इशारा किया है, कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा, वो बीच बीच में बोलते रहते हैं। इस बार प्रोमिनेंटली अखबारों में ये बात छपी क्योंकि बात बहुत सीरियस है, तब जाके हमारे नोटिस में आया कि उसकी होड़ में जो ये सारे कारनामे आप देख रहे हैं वो उससे रिलेटेड है। तो कहीं ऐसा ना हो, उन्होंने आगाह किया, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके रिजर्व बैंक को बड़े एक्शन लेने की जरूरत पड़े, और उस आलोक में ये हो कि स्मॉल बैंक का जो पर्पस था उसकी बजाय ये किसी और पर्पस को सर्व करने लग जाए। और अल्टीमेटली देखिए, जब बैंकिंग की हालत खराब होगी तो अल्टीमेटली देखना जो बैंक का रेगुलेटर है उसे ही पड़ेगा। तो इसलिए आरबीआई का एक कर्तव्य बनता है, सही टाइम पे उन्होंने आगाह किया कि जिस तरफ आप जा रहे हैं इसमें थोड़ा कंसर्न वाला एरिया तो है जी। इस बीच बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों के गोल्ड लोन कारोबार को लेकर के हाल में रिजर्व बैंक की तरफ से किए गए रिव्यू से पता चला कि गोल्ड लोन कारोबार में बैंक कई तरह के अनुचित तरीके अपना रहे हैं। रिजर्व बैंक ने ये बताया कि लोन की
सोर्सिंग और अप्रेजल में थर्ड पार्टी के इस्तेमाल में कई खामियां हैं। लोन के लिए गोल्ड ज्वेलरी का वैल्यूएशन ग्राहक की अनुपस्थिति में हो रहा है। लोन डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में उसकी उगाही के लिए ज्वेलरी बेचे जाने की व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है। साथ ही लोन दिए जाने के बाद बैंकों की तरफ से लोन के पैसे के इस्तेमाल को मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। इस बीच देश में गोल्ड लोन कारोबार में जोरदार ग्रोथ भी देखने को मिली है। बीते एक साल में बैंकों के आउटस्टैंडिंग गोल्ड लोन का आंकड़ा करीब 41% बढ़ करके 1.40 लाख करोड़ हो गया है। सर, एक तरफ तो लगातार हम देख रहे हैं गोल्ड लोन कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है वो देखने को नहीं मिल रही है। हमको पता है कि कुछ दिन पहले ही इस तरह के कई सारे मामलों में जो है एक्शन लिया गया है। आईएफएल को गोल्ड लोन देने से मना कर दिया गया था, अभी हाल में उनको दोबारा अनुमति मिली है। आखिर में इसकी वजह क्या है? ये ट्रांसपेरेंसी की कमी क्यों देखने को मिल रही है? इसको जोड़ते हैं ना विपुल, अभी जो पिछली खबर आपने पढ़ी और जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, ये उसी से मिलता जुलता है। वो एक सेगमेंट अलग था, ये सेगमेंट अलग है, पर लक्षण दोनों के एक ही जैसे दिखते हैं। देखिए क्या होता है, जब आप क्राइसिस में होते हैं, जब किसी इमरजेंसी में होते हैं, एक्सीजेंसी में होते हैं, तो सबसे पहला टारगेट लोगों का होता है कि, और सबसे आसान है कि गोल्ड लोन दिया, गोल्ड लोन पे आपने गोल्ड दिया और उस पर लोन आपने ले लिया, और जो रेशियो आरबीआई ने फिक्स किया हुआ है उसके आधार पे आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो गोल्ड लोन देते हैं उस पे आपको लोन दिया। लेकिन हो क्या रहा है कि इसके चक्कर में जैसे जो बातें इग्नोर हो रही हैं, वो ये कि आप जो गोल्ड लोन ले रहा है उसको आप पहले क्या करते हैं, उसके साथ आप अच्छा बर्ताव नहीं करते। अच्छा बर्ताव इस सेंस में नहीं करते हैं कि आप कहते हैं कि साहब पहले कुछ आप काम करिए, पहले कुछ इंस्टॉलमेंट आप रख दीजिए जो कि गैर कानूनी है। वो जो थर्ड पार्टी जो आप वेरीफाई करवाते हैं वो गड़बड़ कर रहा है, वो जिसकी हैसियत नहीं है उसको भी आप लोन दे रहे हैं। और उसके बाद जब गोल्ड आपके पास रखता है, कल को गोल्ड की प्राइस अगर गिर जाती है, मान लीजिए खुदा न खास्ता, तो आप उसको उसमें आप ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतते हैं। तो जो चिंता का विषय है वो ये कि जो बोरोअर उसमें नुकसान में रहता है, और साथ ही साथ गोल्ड लोन देने के लिए जितने प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं उसमें से काफी ऐसे प्रोसेस हैं जो अनएथिकल हैं। तो इस सूरत में जो आप एक तरह से इन्फ्लक्स देख रहे हैं गोल्ड लोन में आउटस्टैंडिंग का, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे फर्ज करिए, मैं एक डेटा आपको कोट करता हूं, आप 2013 की आउटस्टैंडिंग अगर देखेंगे तो कुल मिला के 2 लाख करोड़ के आसपास आपको मिलेगा, और अभी जो इस फाइनेंशियल ईयर में आप बने वो 1,32,000 करोड़ के आसपास की बात कर रहे हैं। पिछले साल ये आंकड़ा 6 लाख करोड़ था। तो जब ऐसे ही बढ़ रहा है तो आरबीआई का ये फर्ज बनता है देखना कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। कल को ऐसा न हो कि ये आउटस्टैंडिंग गोल्ड लोन में डिफॉल्ट को बढ़ावा दे और किसी और तरह की दिक्कत करे। तो ये चिंता के विषय। देखिए, कोई भी ट्रेड अगर फ्लरिश कर रहा है और उसमें सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, जब प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आउटकम बेहतर होगा। प्रोसेस अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो ये चिंता का विषय, चाहे गोल्ड लोन की बात कर लीजिए या स्मॉल फाइनेंस के लोन की बात कर लीजिए। ठीक। तो कुल मिला के ये दोनों में पैरेलल यही है जी। और यही वजह रही सर कि आज हमने देखा कि लिस्टेड कंपनियां जितनी भी रहीं एनबीएफसीज की, उनमें जो है दबाव जो है शेयरों के अंदर देखने को मिला। उसमें हमने देखा श्रीराम फाइनेंस। हाँ, इसलिए विपुल इसलिए दबाव में है क्योंकि अभी जो आईआईएफएल का आपने एग्जांपल दिया, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ और कंपनियां हैं जो गोल्ड लोन में हैं और जिनके खिलाफ आरबीआई एक्शन ले सकती है, और ये एक्शन में ज्यादा दिन नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो इसलिए जो स्टॉक मार्केट में आज आप रिपल इफेक्ट आप देख रहे हैं, ये उसी से रिलेटेड है। बिल्कुल। और इस बीच मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो करीब 4% गिर करके बंद हुआ। बजाज फाइनेंस भी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ। इसके अलावा बाकी जो इससे जुड़ी कारोबार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनमें भी दबाव देखने को मिला है आज के कारोबारी सत्र में। इस बीच देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की ग्रोथ 12 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। सरकार की तरफ से किए गए सालाना इंडस्ट्री के सर्वे बताते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में के कर्मचारियों का आंकड़ा 1.84 करोड़ दर्ज किया गया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ये आंकड़ा 1.72 करोड़ था, यानी साल भर में 7.5% की ग्रोथ रही है, जो कि वित्त वर्ष 2010-11 के बाद सबसे बड़ी ग्रोथ देखी गई है। 2010-11 में ये ग्रोथ 7.6% हुआ करती थी। सर्वे ने ये भी बताया कि 2022-23 में फैक्ट्रियों का आंकड़ा भी बढ़कर के 2.53
लाख तक पहुंच गया है। सर, दो महत्वपूर्ण सवाल हैं यहाँ पर। एक तो ये कि कितनी बड़ी राहत की खबर मान रहे हैं कि मतलब पॉजिटिव रोजगार के जो नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गतिविधियां बढ़ रही हैं, क्या इससे हम ये संकेत मान के चलें? इसमें बड़ा मुश्किल एक बात हो जाती है विपुल कि देखिए, जो नंबर सरकार के नंबर आते हैं ना, वो बड़ी कई बार बड़ी चिंता पैदा करते हैं। और हम लोग उस आदत में शुमार हो गए हैं जहाँ पे कोई अभी अगर ये S&P का डेटा होता तो हम लोग खुशी से नाच रहे होते। सरकार का डेटा है तो हम लोग थोड़ा सा उसमें ना कहते हैं उसको अंग्रेजी में कि पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेते हैं। बावजूद इसके ये दिखाता है कि चलिए ऑटोमोटिव सेक्टर में रोजगार सृजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में रोजगार सृजन हो रहा है। हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत जो एफर्ट्स हुए हैं वो उसके इम्प्लीमेंटेशन और उसका आउटकम बेहतर हो रहा है। उसके इन मैन्युफैक्चरिंग में जो PLI स्कीम के तहत जो प्लांट लगे हैं, जो उत्पादन हो रहा है, उसमें उसका योगदान है इस डेटा तक पहुंचने में। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर रोजगार सृजन हुआ, इस देश की सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला सेक्टर है, उसमें अगर अपटिक है तो मैं ये मानता हूं कि ये परकोलेट डाउन होकर दूसरे सेक्टर में पहुंचेगा, तो उस हिसाब से अच्छी खबर है। लेकिन जैसे यहाँ पे रोजगार सृजन में बढ़ोतरी हुई है और वो दिख रहा है, उसी तरह से दूसरे सेक्टर में रोजगार सृजन आने वाले टाइम में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर इसका मतलब कोई गड़बड़ है, या तो वो डेटा गलत है या फिर ये डेटा जो है वो सफिशिएंट नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा ये डेटा गलत है, पर ये डेटा सफिशिएंट नहीं है। चलिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में इतनी बढ़ोतरी है तो कुल मिलाकर अच्छी खबर है, रोजगार लोगों को मिला होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो है बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन इन सबके बीच सोमवार को कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की बोर्ड बैठक में निवेश के लिए नए प्रोडक्ट को मंजूरी दे दी गई है। नया प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड के फ्रेमवर्क में ही रहेगा और इसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज नाम दिया गया है। सेबी की तरफ से बताया गया कि इस नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कम से कम 10 लाख रुपए के निवेश से शुरुआत की जा सकती है। सेबी की तरफ से ये प्रोडक्ट उन निवेशकों के लिए लॉन्च किया गया है जिनके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस महंगी पड़ती है। सोमवार को सेबी की बोर्ड बैठक में म्यूचुअल फंड्स की पैसिव स्कीम्स के लिए म्यूचुअल फंड के लिए नए नियम बनाए गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे देख रहे हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी एक नया एसेट क्लास क्रिएट करने की? विपुल, देखिए क्या है कि मार्केट में है कि आपको इंक्लूसिव बनाने के लिए आपको हर सेगमेंट के जिसके पास जितने पैसे हैं वो मार्केट में एंट्री ले सके, सबको एक तरह से कहें तो वेल्थ क्रिएशन का मौका मिले, असेट क्रिएशन का मौका मिले। इसके हिसाब से सेबी लंबे टाइम से सेबी को ये लग रहा था कि ये ऐसा सेगमेंट है जो बीच में पैदा हो सकता है, ऐसा क्रिएट हो सकता है। ये जो अभी तक वंचित है, जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट 50 लाख के करीब अगर नहीं कर सकता है वो नहीं कर सकता, लेकिन जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हैं उससे ज्यादा कर सकता है। तो लिहाजा एक मार्केट में डेप्थ लाने के लिए, मार्केट में एक तरह से कहें तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये एक जगह ऐसी थी जहां पे सेबी को एक नया एसेट क्लास बनाना था। तो मेरे ख्याल से आइडिया बुरा नहीं है और ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस साइज के पैसे के साथ, तो उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन मैं थोड़ा एक कदम और आगे इसमें बढ़ना चाहूंगा। ये तो देखिए, ये जो मीठा मीठा है वो आप खाते हैं और कड़वा जो है उसको थूक नहीं सकते। तो क्या है कि जो बात अधूरी रह गई वो जिस F&O मार्केट जिसपे सख्ती की गुंजाइश की बात कही जा रही थी, जिसपे एक प्लान था, कल के एजेंडे में था, उस पर बात हुई, मैं आपको बताता हूँ बड़ी धुआंधार चर्चा हुई उस पर, लेकिन फाइनली उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसको किताब में रख दिया गया कि इसको रखिए, इसको अगली मीटिंग में हम लोग देखा जाएगा। लेकिन मेरा यह अपना अंदाजा है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि वो ऐसा मतलब गर्म होके वो वहां पहुंच गया है बातचीत का स्तर, जहां से वो वापस नहीं आ सकता या उसको आप ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकते, तो उस पर भी कार्रवाई आप जल्दी देखेंगे। क्या पता 1 क्वार्टर लग जाए, क्या पता कुछ हफ्ते लग जाए, पर वो होगा। तो कल के एजेंडे में से जो इन्वेस्टमेंट की बात हुई वो हुआ कि मार्केट को थोड़ा सा इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सबको मौका दिया जाए और साथ ही साथ अभी थोड़ा देखा जाए कि F&O पे और बेहतर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। इसीलिए इस पे अभी थोड़ी सी कल इस पे फैसला नहीं हो सकता। जी,
महत्वपूर्ण बात आपने जानकारी दी सर, लेकिन ये जो नया एसेट क्लास क्रिएट हुआ है, हम ये मान के चले कि अब इससे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा बाजार में, तो विदेशी निवेशकों पर निर्भरता जो हमारी वैसे ही काफ़ी हद तक घट गई थी, वो निर्भरता जो है आपको लग रहा है कि मतलब और कम होगी घटते घटते, क्योंकि अब एक नया सेट ऑफ मनी जो है, इनफ्लो जो है मार्केट के अंदर आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि इससे मतलब निर्भरता कम हो जाएगी, बट ये है कि आप एक अपॉर्चुनिटी है ऐसे लोगों के लिए जो कि लार्ज साइज के पैसे के साथ मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को एक मौका दिया गया। और मेरे ख्याल से ऐसी डिमांड चल रही थी काफी वक्त से कि इस तरह का, इस साइज का एक ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनके लिए एक सेगमेंट बनाए जाने की जरूरत है। ठीक। इस बीच भारत और आसियान देशों के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के रिव्यू में आसियान देश अगर गैर ट्रेड बाधाओं को हटाने पर राजी नहीं होता है तो भारत इस पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र को दिए गए इंटरव्यू में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये बयान जारी किया है। हालांकि वाणिज्य मंत्री ने यह भी बताया कि आसियान मुक्त व्यापार समझौते का रिव्यू अंतिम दौर में है और वित्त वर्ष के अंत तक रिव्यू पूरा होने का अनुमान है। भारत और आसियान देशों के बीच 2010 में मुक्त व्यापार समझौता हुआ था और 14 वर्षों में आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा 5 गुना बढ़कर के 38 अरब डॉलर हो गया है। बढ़ते व्यापार घाटे की वजह से भारत ने इस समझौते को रिव्यू करने के लिए आसियान देशों पर दबाव बनाया हुआ है। क्या कुछ मायने निकालें सर इस खबर के? बिल्कुल, इसके दो मायने। एक तो मायने कि सही में चिंता जताई गई है, और ये चिंता से ज्यादा है कि हम उस पे खरे क्यों नहीं उतर पाए। जो ट्रेड का वॉल्यूम बनाना था आसियान देशों और भारत के बीच में, उस पे हम लगभग फेल हुए हैं। दूसरा, इसका एक ब्रेव फेस देना होता है, और डिप्लोमेसी की दुनिया में आप इसको ये कह सकते हैं कि आप पहले से जिसके साथ बातचीत कर रहे होते हैं उसको बताते हैं कि हमारा ये पक्ष है, और ताकि आप उसको थोड़ा मतलब ये नहीं कहूंगा कि दबाव में लाया जा सके, पर आप समझिए कि उसको कंसिडर कर सके आपकी बातों को। आप ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं, ये ट्रेड डेफिसिट कब का मिट जाना था भारत और आसियान देशों के बीच में, लेकिन क्योंकि इसका अभी रिव्यू होगा 2025 में, तो लगातार भारत सरकार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि अगर जो नॉन टेरिफ बैरियर का इस्तेमाल अगर आसियान देशों ने बंद नहीं किया जी, पीयूष गोयल का ये कहना है, भारत सरकार का ये कहना है कि हम जो ट्रेड करते हैं उसमें काफी नुकसान हमारे एक्सपोर्टर्स को इसलिए होता है, और उसमें ड्यूटी से मुतल्लिक उसमें से कुछ भी नहीं है। नॉन ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। नॉन ट्रेड बैरियर से मैं आप मतलब हुआ, जैसे फर्ज करिए कि गाड़ी का एग्जांपल देता हूँ। नॉन ट्रेड टेरिफ बैरियर हुआ कि आप गाड़ी को इंपोर्ट तो करने देंगे, लेकिन कहेंगे साहब लेफ्ट हैंड ड्राइव वाला नहीं होगा, गाड़ी का इंपोर्ट राइट हैंड ड्राइव वाला होगा। इसी तरह से और भी बाकी प्रोडक्ट हैं जिसमें आप नॉन टेरिफ बैरियर लगा के रखते हैं, तो उससे भारत के एक्सपोर्टरों का बड़ा नुकसान होता है, उसमें वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो जो हमारा ट्रेड का जो बैलेंस है वो उनके पक्ष में है। इसको कम किया जाए या इसको बिल्कुल हटा दिया जाए, उसके लिए इसमें भारत से वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत है एक्सपोर्ट में। तो एफटीए पे एक तरह से कहें तो कंसीडर करने के लिए कि हमारा जो कंसर्न है इसको कंसीडर करिए, इसका रिव्यू होना है, अगर नहीं होगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। इसको ऐसे आप ले सकते। ठीक सर। पवन जी, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम मनी सेंट्रल लेकर के नहीं आएंगे, गांधी जयंती का दिन है और फिर अब आपसे मुलाकात गुरुवार को होगी। और लेकिन गांधी जयंती के दिन बहुत सारे आपके जेब से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम लगातार आते रहेंगे। तो आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।